हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी एंड वेलकम टू क्लास 11। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का पोल साइंस का, जिसका नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप बुक खोलोगे तो चैप्टर का नाम लिख मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाट या हाउ एंड व्हाई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्त, यही चैप्टर है। इस चैप्टर में कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बेसिकली एक लाइन ऐड हुई है, वो मैं बता दूंगा क्या ऐड हुई है। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए होते हैं, और साथ में ये लिखा गया होता है कि एक कंट्री को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट को, साथ में गवर्नमेंट की पावर और गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटीज है वो लिखी गई होती है, और साथ में लोगों के राइट्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखना है? तो जी ये आपको लिखना है कि अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट embedding basic principle and the law of the nation, state and the social group that determine the power and the duties of the government, यानी गवर्नमेंट की पावर और ड्यूटीज बताता है, और साथ ही में गारंटी करता है सर्टेन राइट्स टू दी नॉर्मल पीपल या पीपल। ओके, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोगों के राइट्स भी लिखे गए होते हैं। अब बात करते हैं कि जी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, हमें जरूरत क्या है एक लॉ बुक की, रूल वगैरह क्यों होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका यूटी हो गया, चाहे आपका फर्स्ट टर्म हो गया, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो गया, इन तीनों में से एक जगह तो ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल्दो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में एमसीक्यू की भी और कॉम्पिटेंसी वाला जो पोर्शन ऐड हुआ उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। बट मैं आपको चैप्टर जैसे जैसे कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको बताते जा रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, या फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों एक ही बात है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जानबूझ के लिखा है, ठीक है। पहली बात तो मैंने हैंड रिटन नोट्स इसलिए बनाया है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। जो लिखा हुआ है सीधा एग्जाम में टेप करा जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, तो सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है, मैं खुद ही ट्रांसलेट कर दूंगा कि इसको फंक्शन में और इंपॉर्टेंस में क्या चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो फंक्शन आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा आपको, बट पहले पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे हमारे सोसाइटी के लोगों में। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो इंडिया आपको पता है दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग, फेथ के लोग, क्रीड के लोग, मतलब हर टाइप के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो अगर सब अपने अपने तरीके से चलेंगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी? मेरे कहने का मतलब है, एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने देखा जी ग्रीन लाइट हो रखी है ट्रैफिक पे, तो मैं आगे बढ़ गया, साथ में देख रहा हूँ तो एक बंदा आगे मेरे को ठोक के चला गया, है ना। बेसिकली वहां पर रेड लाइट थी बट वो फिर भी मेरे को ठोक के चला गया, क्यों? क्योंकि वो कोई और रूल्स और रेगुलेशन को मान रहा था, मैं कोई और रूल और रेगुलेशन को मान रहा था, तो प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करता है जिससे सोसाइटी के लोगों में एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो यही बात लिखी हुई है, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल टू अलाउ फॉर अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहता है लोगों में अमंग्स द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। यही बात लिखी हुई है। ओके जी, सेकंड पॉइंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पॉइंट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो ये बताता है कि गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म होना है, साथ में ये बताता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की पावर किसके पास है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है वो पीएम लेता है, प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, ठीक है। अब ये बात कहाँ लिखी है जी कि पीएम जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो यही है कि इट स्पेसिफाई ऑन हाउ द गवर्नमेंट वुड बी इलेक्टेड, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होनी चाहिए, एंड हु विल हैव द पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द इम्पोर्टेंट डिसीजन। ओके, अब देखो तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो अभी मैंने सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि गवर्नमेंट को बताता है, मतलब हमारी ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की पावर किसके पास है। साथ में वो गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट भी लगाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट भी लगाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, क्या कोई भी इलेक्टेड लीडर लोगों को खड़ा करके, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना, उनको खड़ा करके खुद हाथों से गोली मार सकता है? यस और नो? आंसर इज नो। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। तो जो भी गवर्नमेंट के पास पावर है वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि जी उसको दंगा करे या उसको मार के हटा दे, ये राइट नहीं है गवर्नमेंट के पास। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो गवर्नमेंट की क्या पावर है उस पर लिमिट लगाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कि इससे बाहर आप नहीं निकल सकते, अपने दायरे से बाहर नहीं निकल सकते।
ओके जी, तो ये लिखा हुआ है इट आउटलाइंस द लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट लगाता है, साथ में लोगों को उनके राइट्स के बारे में भी बताता है। टेल अस अबाउट द राइट ऑफ अ सिटीजन। ओके जी, नेक्स्ट है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है कि वो लोगों की एस्पिरेशन पूरी करने के लिए एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए और लोगों के एस्पिरेशन वगैरह को पूरी करने के लिए अपने पावर का यूज कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो किसी एरिया में कुछ गलत हो रहा है, यानी 2-3 गुंडे वगैरह मिलकर कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो पुलिस को भेजकर उनको रुकवा सके? बिल्कुल है पावर। बेशक वहां पर पुलिस जाकर मार पिटाई करे उन लोगों के साथ जो बुरे थे, बट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर तो है ना। ये कहाँ है पावर? ये हमारी पावर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसा कर सकती है। ठीक है जी, ऐसा कर सकती है एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, सोसाइटी में पीस स्टैब्लिश करने के लिए, और साथ ही में एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का यूज कर सकती है। ठीक है, जिससे लोगों की एस्पिरेशन वगैरह पूरी हो। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, लोगों की एस्पिरेशन वगैरह, सोसाइटी की जो भी एस्पिरेशन वगैरह उनको पूरा करने की पावर देती है, और साथ ही में ऐसी कंडीशन क्रिएट करने के लिए बोलती है जो कि जस्ट सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट यानी ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोगों को जस्टिस वगैरह मिले, एक अच्छी सोसाइटी। ओके जी, तो हमें समझ आ गया कि हमें व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, 4 पॉइंट हो गए। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, कोई गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ये वो सब, ठीक है। बट जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, और मान लो एयरपोर्ट पे आप उतरे, ऑफिसर ने पूछा हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, तो क्या बोलोगे? गुजराती, गुजरात से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। आप ये बोलोगे आई एम इंडियन, ठीक है। और ये राइट आपको किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। एक बेसिकली एक फंडामेंटल आइडेंटिटी। हम इंडिया में रहने वाले अलग अलग हो सकते हैं, बट पहली हमारी आइडेंटिटी, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो एज अ इंडियन है। ओके जी, समझ आ गया आपको? और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। बेसिकली देखो, जैसे हमारी शक्लें हैं, शक्लें तो पाकिस्तान के लोगों से भी मिलती है, बंगाल के लोगों से भी बांग्लादेश के, सॉरी बंगाल नहीं, बांग्लादेश के लोगों से मिलती है, श्रीलंका के लोगों से मिलती है, नेपाल के लोगों से भी मिलती है। बट हमें एक अलग और कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ करता है, उनको प्रोवाइड करता है एक कलेक्टिव आइडेंटिटी। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन उनके जो बांग्लादेश में रहते हैं उनको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सेम गोस फॉर श्रीलंका एंड नेपाल। ओके, तो यही मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फाइनली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। These mean the people as a collective identity came into being only through the basic constitution. Basically, एक collective identity लोगों की तभी बन पाएगी जब एक basic constitution हो, जब लोग सारी की सारी चीजों पर एग्री करें एक साथ, ठीक है। और यही है कि कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे बन सकती है, मैंने जैसे अभी बोल ही दिया कि जब लोग बेसिक सेट ऑफ नॉर्म पे एग्री करें कि जी गवर्नमेंट कैसी बननी चाहिए, गवर्नमेंट को कैसे गवर्न करना चाहिए। आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे ना कि गवर्नमेंट कैसी बननी चाहिए, वो यही बोलेंगे कि इलेक्टेड होनी चाहिए, राजा वगैरह का सीन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आसान होता है जब लोग सारे के सारे एक जैसे सोच रखते हैं, कम से कम इस बात पे कि गवर्नमेंट कैसी बननी चाहिए, तो उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की, फैक्टर लीडिंग टू एन इफेक्टिव और अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल और इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, या क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ओके, मतलब दोनों सेम ही बात है, दोनों का आंसर सेम ही है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे है, उसके लिए हमें 3 चीजें चेक करनी पड़ती है। पहला तो मोड ऑफ प्रोमलगेशन। प्रोमलगेशन का मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन आया कैसे। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद आया, कोई वॉर लड़ी उसके बाद आया, ठीक है, उसको बनाने वाला नेता कौन था, ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बंदे ने बनाया हो जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो, लोग उस पर भरोसा ना करते हो, उसके पास इतनी पावर ना हो कि लोगों को सबको साथ में लेकर चले, तो क्या कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन होगा? नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, नेपाल के अंदर 6 बार कॉन्स्टिट्यूशन बना है, 5 बार तो एक राजा ने बनाया, ठीक है, तो लोग राजा की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, है ना। बट 6ठी बार फिर उन्होंने एक गवर्नमेंट आई वहां पर, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो हमें आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद मिला है, और दूसरी बात उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लोगों ने बनाया है जो खुद फ्रीडम फाइटर थे, जिनको नॉर्मल लोग पूछते थे,
ठीक है, बिल्कुल उनकी पूजा करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक अच्छी फिगर मानते थे और उनको पता था कि यार इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है और ये हमारे लिए आगे भी कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, ये लोगों को विश्वास था। और उनके पास जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने, बताऊंगा अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में क्या होता है। तो उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया, तो उनको ये भी याद था कि जी हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नॉर्मल लोगों के लिए भी अच्छा ही करें और बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ओके जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं रीड करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। दिस इज रेफर टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। मोड ऑफ प्रोपगेशन का मतलब होता है ये देखना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया है। बहुत सारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो डिफंक्ट है, यानी एक तरह से मरा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी मिलिट्री लीडर ने बनाया है या किसी अनपॉपुलर लीडर ने बनाया है, ठीक है, जिसकी लोग रिस्पेक्ट ना करते हो या जिसके पास एबिलिटी ना हो सारे के सारे लोगों को साथ में चलने की। ओके, तो यही होता है मोड ऑफ प्रोपगेशन। और मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में सिर्फ 3 कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल माना जाता है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका। रीजन क्या है? क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो एक जंग लड़ने के बाद, एक लड़ाई लड़ने के बाद, एक वॉर लड़ने के बाद मिले हैं, लोगों को फ्रीडम का अच्छे से मतलब पता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन तीनों का अलग अलग कंट्री का, जैसे इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने ही बनाया है जो कि खुद फ्रीडम फाइटर थे और जिनके पास लोगों को साथ में चलने की एबिलिटी थी, ठीक है, या कैपेसिटी थी। तो यही लिखा हुआ देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट या द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड स्टेट आर कॉन्स्टिट्यूशन विच वर क्रिएटेड इन आफ्टरमैथ द पॉपुलर नेशनल स्ट्रगल, यानी कि पॉपुलर नेशनल स्ट्रगल के बाद बना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जिनको आप कह सकते हो, वो इंजॉय द इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, यानी लोग उन पर अंधा विश्वास करते थे, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और उनके पास कैपेसिटी भी थी कि लोगों को वो अपने साथ लेकर, अलग अलग टाइप के लोगों को, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग कल्चर के लोगों को, सबको, इंडिया के अलग अलग टाइप के लोगों को साथ में लेकर चल सके। ओके, तो इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का मोड ऑफ प्रोपगेशन क्या है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बिना नेशनल स्ट्रगल के और किसी अनपॉपुलर लीडर ने बनाया है, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। बट अगर वो एक नेशनल पॉपुलर स्ट्रगल के बाद और साथ में ऐसे लोगों ने बनाया हो जो क्रेडिबल हो, जिनके पास एबिलिटी होगी, वो सबको साथ में लेकर चले, तब वो हम कहेंगे कि वहाँ हाँ वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके जी, अब दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी पड़ेगी? दूसरी चीज होती है द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए दूसरी चीज हमें ये चेक करनी पड़ेगी, क्या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको एक सब्सटेंसिव प्रोविजन, यानी हर बंदे को एक ना एक रीजन प्रोवाइड करता है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे। एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं हूँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे सेक्शन के बारे में, मेरे सोसाइटी या मेरे टाइप के लोगों के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, और लिखा हुआ है तो बुरा लिखा हुआ है, तो मैं क्या कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करूंगा? द आंसर इज नो। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें हर टाइप के सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, हर टाइप के सेक्शन को राइट दिया गया है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ओके, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छा लिखा गया है। ओके जी, तो ये देखो, अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सबके लिए प्रोविजन होता है, एंड कैरीज एवरी सेक्शन अलोंग विद इट, और सारे के सारे सेक्शन को अपने साथ लेकर चलता है। और मैं बता चुका हूँ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस मामले में भी अच्छा है, क्योंकि वो सब सेक्शन को साथ में लेकर चलता है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो डिप्रेस क्लासेस हो या कोई भी हो। ठीक है, ओके जी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसको देखने के लिए तीसरी चीज क्या है, उसको चेक करने के लिए तीसरी चीज है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब है क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर जो है वो अच्छे से डिवाइड की गई है, नहीं की गई, या सिर्फ एक ही बंदे को पावर दी गई है। मेरे कहने का मतलब बताता हूँ मैं आपको, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जो पावर है वो बहुत अच्छे से डिवाइड करी गई है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और हमारे जुडिशरी में। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉ बनाते हैं, जैसे नेता वगैरह। एग्जीक्यूटिव में आईपीएस आईएएस वगैरह आते हैं, और जुडिशरी में कोर्ट वगैरह आते हैं, जज वगैरह आते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इक्वली बांटी गई है पावर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से कौन ज्यादा पावरफुल है, तो कोई भी नहीं, तीनों ही इक्वली पावरफुल है। ठीक है, तीनों के पास इक्वल पावर है। अगर जुडिशरी कुछ गलत करता है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर उसे रोकेगा, लेजिस्लेचर कुछ गलत करता है तो बाकी उनको रोकेंगे, और इसी चीज को चेक एंड बैलेंस मेथड कहते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर इक्वली डिवाइड की गई या नहीं की गई, लोगों को राइट दिए गए हैं या नहीं दिए गए, क्या लोगों के पास भी पावर है या नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें चेक करनी पड़ती है। तो मैं रीड कर देता हूँ, वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन अ सोसाइटी इंटेलिजेंटली। पावर बहुत अच्छे से डिवाइड करता है एक बढ़िया और एक वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे क्या हो कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन और पावर किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना कर पाए। मान लो अगर सारी की सारी पावर जुडिशरी के पास होती तो जो कोर्ट का सबसे बड़ा हेड है वो तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देता और बोलता कि जी हटाओ इसको, मैं किंग हूँ। या सेम गोज फॉर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, और अगर लेजिस्लेचर के पास दी गई होती तो पक्का ये कर देते। सारी पावर अगर इन्हीं के पास दी गई होती तो पक्का ये राजा बन जाते, मंत्री वगैरह के पास दी गई होती वो पावर। तो समझ गए ना। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल पावर बांटी गई है, ठीक है। दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पावर इक्वल बांटे तो बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन रहेगा और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो पावर को हॉरिजॉन्टली बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले बता चुका हूं मैं आपको। और ये एक दूसरे पर चेक रखते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन को गलत काम ना करे, बाकी दोनों इस चीज का ख्याल रखते हैं और इसी को कहते हैं जी चेक एंड बैलेंस मेथड। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। चलो जी, हमें ये समझ आ गया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्या है। चलो जी, अब हम बात करते हैं कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट है ना इंडिपेंडेंस से पहले, यानी 1947 में जब हम आजाद हुए थे उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी बट ये बात रियलिटी है, अभी बताता हूँ मैं, देखो कैसे। पहली बात तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनको किसने बनाया है, उनको बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने। असेंबली क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो असेंबली थी उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। बेसिकली उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ओके जी। और वो कॉन्स्टिट्यूशन अनडिवाइडेड इंडिया के लिए था। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी जो जिन बंदों को चुना गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि उस टाइम पाकिस्तान में थे। क्योंकि आपको पता है 1947 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम जो थे वो आजाद हुए थे, पाकिस्तान अलग हुआ था, ओके। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में ही बनना स्टार्ट हो गया था और उस टाइम तो पाकिस्तान हमारे अंदर ही था, मतलब हम साथ में ही थे। तो उस टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था बनना, तो उस टाइम अनडिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यानी जो नेता चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो पाकिस्तान से भी थे, ओके जी। हाँ जी, अब हम थोड़ी सी आगे की बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग चुने गए थे, यानी जिनको बोला गया था कि जी आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उनको कैसे इलेक्ट किया गया। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर रीड करूंगा। 1935 में है ना एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। उसमें नॉर्मल लोगों ने अपने नेताओं को चुना था और उसके बाद उन नेताओं ने कुछ लोगों को चुना था जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यानी जो हमने 1935 में हमने नॉर्मल लोगों ने जिन नेताओं को चुना था उन्होंने वोट देकर, इनडायरेक्टली वोट देकर, यानी हमने नहीं चुना डायरेक्टली उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को, हमने नेताओं को चुना और नेताओं ने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना, तो इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली लिखा है, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ही चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को। बेसिकली एक बंदे में, यानी 10 लाख में से एक बंदे को चुना गया था, ठीक है। 10 लाख में से एक बंदे को चुना गया था, यानी एक एरिया के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं तो उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, ओके। तो ये देखो यही बात लिखी हुई है कि इट्स मेंबर were indirectly elected by the member of the provisional legislature assembly, यानी 19 पूरा पढ़ देता हूँ, that had been established under the Government of India Act 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे उनमें जो चुने गए थे उन्होंने चुना, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना, ओके जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो सीट अलॉट हुई थी, यानी जो इलेक्टेड लोग चुने गए थे, वो बेसिकली 10 लाख में से एक बंदा चुना गया था, ओके। और कितने लोग चुने गए थे टोटल चुने गए थे 389 लोग चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ओके। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारा पूरा इंडिया अंग्रेजों के पास नहीं था। बेसिकली इंडिया जो था वो 2 टाइप में बटा हुआ था, एक वो इंडिया जो अंग्रेजों के पास था और एक वो इंडिया जो कि राजा महाराजाओं के पास था, ठीक है। तो दोनों ही जगह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना गया। तो मैं आपको बता दूं 292 मेंबर चुने गए जी ब्रिटिश इंडिया से,
ठीक है, यानी जो अंग्रेज रूल कर रहे थे उस इंडिया से चुने गए 292 मेंबर, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज ही पूरे इंडिया पे रूल कर रहे थे मैक्सिमम एरिया पे, तो इसलिए 292 मैक्सिमम सबसे ज़्यादा लोग यहीं से चुने गए। बाकी चुने गए पेनिनसुलर स्टेट यानी राजा महाराजा जो भी थे उनके एरिया से 93 चुने गए, और 4 बंदे चुने गए, 4 मेंबर चुने गए चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, जो कि है दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, साथ में हमारा कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के अंदर है, तो वहाँ से भी चुने गए थे। मैंने आपको बताया ना कि लीडर जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो बेसिकली पाकिस्तान से भी चुने गए थे। ओके, और अब इनको टोटल करो कितने हो गए, 292 प्लस 93 प्लस 4 हो गए ना 389, तो समझ आ गया आपको। ओके जी, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली मीटिंग वही हुई थी। ठीक है जी, चलो, और उसमें टोटल कितने मेंबर थे, उतने ही होंगे जितने चुने थे, यानी 389। फर्स्ट मीटिंग में कौन एब्सेंट रहता है, तो इसलिए पूरे के पूरे 389 मेंबर थे स्टार्टिंग में। ओके जी, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इसके है ना इस दिन एक हमारा एक से कह सकते हो टेम्परेरी हेड चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनका नाम था डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा। याद रखना, ऑल्दो मैं रिटर्न नोट्स में आपको दे दूंगा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ बट मैं दे दूंगा, डोंट वरी। क्या नाम था उनका, सचिवानंद सिन्हा, जो कि टेम्परेरी थी। उसके एक दिन छोड़ के एक और बार मीटिंग हुई, यानी मीटिंग हुई हमारी 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी मीटिंग हुई थी उसमें परमानेंट हेड चुन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जी तीसरी मीटिंग होती है 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को, और उसके अंदर क्या डिसाइड किया जाता है, उसके अंदर एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम सुना होगा आपने, ये भी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये आते हैं और ये कुछ चीजें सामने रखते हैं और ये बोलते हैं ये है जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने बताया। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप बिल्कुल देख सकते हो, आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठाना आपको एक प्रीएम्बल मिलेगा, वही होता है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैं आपको दिखा दूंगा, मिल गया होगा तो मैं स्क्रीन पे आपके लिए लगा दूंगा। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, ये भी नहीं लिखी मैंने बट मैं नोट्स में दे दूंगा, डोंट वरी, दिखाऊंगा मैं आपको, लिखा हुआ है वैसे तो। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे लोग लग गए थे जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, अलग अलग आर्टिकल देख रहे थे कि जी ऐसा 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 होना चाहिए, बट एक्चुअल में एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्ट कमेटी। उसका काम ये था कि जी लाइन वाइज लगाना, यानी स्ट्रक्चर तैयार करना कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पहले क्या आना है, फिर बाद में क्या आना है, बाद में क्या आना है। और उस कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे और उनके जो हेड थे, ठीक है, 7 में से एक जो हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ड्राफ्ट कमेटी जिनको बेसिकली ड्राफ्ट तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या क्या अरेंज हो रहा है, क्या क्या लगाना है, पहले नहीं लगाना, और उनके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आई होप ये आपको याद रहे, तो याद रहेगा ना कि पहले टेम्परेरी हेड जो थे वो 9 तारीख को चुने गए थे डॉक्टर सचिवानंद सिन्हा, दूसरे जो परमानेंट हेड थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 तारीख को चुने गए। 13 तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे क्या किया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया। उसके बाद 29 अगस्त 1947 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके लिए हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने ड्राफ्ट कमेटी वगैरह बनाई, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आता है जी 3 जून 1947 का दिन, और इस दिन है ना सबको पता चल जाता है कि जी आज तो अब तो पाकिस्तान 100% अलग हुआ। तो जो पाकिस्तान से आए थे ना उनको बोला कि जी अब आप जा सकते हो, निकल सकते हो पतली गली लेकर, क्यों, क्योंकि अगर आप रहे यहाँ पर तो आप पक्का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा डाल दोगे जिससे दंगे होते रहे, ठीक है। तो इसलिए आप अपना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, वहाँ पर जाके यहाँ पर हमें डिस्टर्ब मत करो। और 90 लोग जो थे वो पाकिस्तान के थे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकाल दिया गया और उनको बोला कि आप अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और अब कितने रह गए, 389 में से 90 निकाल दिए तो कितने रह गए, 299। तो 299 लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उसके बाद बनाया, ओके। और उसके बाद डेट आती है जी 26 नवंबर 1949, और इस दिन हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रेडी हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 26 जनवरी होना चाहिए था और 1950 होना चाहिए था। नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को नहीं बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था, यानी लागू हुआ था।
बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही बन के रेडी हो चुका था। और उसमें टोटल मिला के 299 में से 284 लोग जो थे प्रेजेंट थे, यानी उन्होंने साइन किए थे। मंत्रियों की आदत होती है एब्सेंट रहने की, तो इसलिए वो सारे के सारे एब्सेंट थे। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेंबर चुने गए थे ना, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब कैसे बनना स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस टाइम तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों ने क्या हमें बनाने के लिए अलाउ कर दिया था? बेसिकली यस, उन्होंने अलाउ कर दिया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज्ड बाय रफली अलॉन्ग विद द लाइन सजेस्टेड बाय द प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज कैबिनेट मिशन। एक्चुअल में अंग्रेजों ने ही एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर काम करने के लिए सजेशन जो थे उसको स्टार्ट किया गया था। मतलब उसी का सजेशन लेके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था। और ये जो 389 मेंबर मैं बोल रहा हूँ ना, ये बेसिकली इन कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया था कि जी 389 मेंबर होंगे टोटल। ओके, और फाइनली 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके अच्छे से रेडी हो जाता है। तो याद रखना 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ओके, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो जाता है, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं। और साथ ही में 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल फोर्स में आ जाता है। याद रखना, बना कब? 26 नवंबर 1949। एक आर्ट्स वाले बच्चे में और एक साइंस वाले बच्चे में यही डिफरेंस है कि उनको लगता है कि जी उनको देखो, उन्होंने इतना नहीं पढ़ा हुआ, उनको सिर्फ 26 जनवरी 1950 याद होगा कि जी इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। बट आपसे पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, तो 26 नवंबर 1949 को बना था और उसी दिन साइन हुए थे, मतलब पूरा क्लियर बन चुका था। बट उसके बाद टोटल मिला के 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। तो ये गलती मत करना, 1 मार्क्स में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बता दूं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था ना 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें 395 आर्टिकल थे। ठीक है, याद रखना 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और टोटल मिला के 22 पार्ट्स थे। याद रखना, आज तो बहुत चेंज हो चुके हैं, आज तो बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पूरा कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ, बेसिकली छोटे छोटे चेंज आइए, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ चेंज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका पार्ट रहता है अभी, सेकंड पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कर दिया होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बनाया है, मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स। कॉमर्स वाला ज्वाइन मत कर लेना या 9-10 वाले ज्वाइन मत कर लेना, आपको आर्ट्स वाले करना है। वहाँ पर मैं सारे स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो उस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। फ्री होता है, टेलीग्राम पे कोई भी पेड वगैरह नहीं होता, तो इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको। ओके, दूसरी बात यह है कि दोस्त, इंस्टाग्राम पे भी एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया मेन पॉइंट स्टडी का। अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसके लिए वीडियो बनाना मतलब पॉसिबल नहीं है, कि क्योंकि यार इतनी सी छोटी चीज़ के लिए वीडियो क्या बनाऊँ। इंपॉर्टेंट है बट छोटी चीज़ है, 5-10 मिनट में ही बात क्लियर हो जाएगी, तो वो चीज़ मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, तो इंस्टाग्राम वाले पेज को आप फॉलो कर लेना। ओके जी, और साथ ही मैं बता दूँ, मेरे को पता है कि 11th-12th में जो बच्चे गए उनको पैसे से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एक न्यू चैनल बनाया मेन पॉइंट टेक। वहाँ पर मैं अपनी पूरी यूट्यूब जर्नी के बारे में, यूट्यूब पे क्या गलती करी, यूट्यूब से कैसे अर्न किया मैंने और आप कैसे कर सकते हो। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था यूट्यूब का, बट फिर भी मैंने यूट्यूब से अर्न किया, तो कैसे किया उसके बारे में मैं आपको वहाँ पर बताने वाला हूँ। बेसिकली सिर्फ यूट्यूब नहीं, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरी अर्निंग सिर्फ यूट्यूब से नहीं और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली 2 वीडियो, एक तो इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल चुका हूँ वहाँ पर, और साथ में अपनी बिल्कुल खुलेआम स्क्रीन पे दिखाई है कि मेरी अर्निंग क्या है, वो भी मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। और अगर मैंने अर्निंग से रिलेटेड भी वीडियो डाल दी होगी तो दोस्त पेन कॉपी लेकर बैठना और देखना कि मैंने वो अर्निंग कैसे करी है। ठीक है जी, प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस भी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। बाकी 2-3 चैनलों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन पॉइंट टेक का तो मिलेगा जिसपे सारी की सारी चीज़ें बताई है मैंने अर्निंग से रिलेटेड। मेन पॉइंट गेमिंग का मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हम गेमिंग वगैरह थोड़ा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि गेम खेलनी नहीं आती हमको, तो वहाँ पर मिलेंगे, आ जाना। साथ में एक ब्लॉगिंग का चैनल भी है और एक यूनिक वर्ल्ड करके भी है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।